Hello students, good morning. In this video we will discuss about class 9th science chapter 5. Chapter 5 हम start करेंगे. The fundamental unit of life means जीवन की आधारभूत इकाई क्या होती है, तो उसके बारे में हम रीड करेंगे. Let's start from introduction से हम start करेंगे. wherever we examine our environment, जहाँ कहीं भी हम हमारे environment को examine करते हैं मीन्स देखते हैं, we come across diverse kinds of living organism, तो हम बहुत सारी तरह के living organism के संपर्क में आते हैं. At present about 1.8 million species of living organism have been given scientific names. 8 प्रेजेंट टाइम पे 1.8 मिलियन स्पीसीज जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उनके साइंटिफिक नाम दिए गए हैं. Some of these living organisms are really giant sized like blue whale and African elephant, while some are microscopic and can not be seen with naked eyes. यानी कि कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, वास्तव में बहुत बड़े आकार के होते हैं, जैसे ब्लू व्हेल है, अफ्रीकन एलिफेंट है. और कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, जिनको हम डायरेक्ट आइज से नहीं देख सकते हैं, उनको किस में देखना पड़ता है, माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है. डेस्पाइट इन सब के बावजूद भी ऑल दीज वेरिएशंस, ऑल ऑर्गेनिज्म हैव अ फंडामेंटल सिमिलरिटी इन देयर बेसिक स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस. यानी कि इन सब के बावजूद भी इन इतने सारे वेरिएशन मीन्स होता है विभिन्नताओं, इन सब विभिन्नताओं के बावजूद भी जो सब ऑर्गेनिज्म हैं उनमें फंडामेंटल सिमिलरिटी होती है, यानी उनकी जो बेसिक स्ट्रक्चर होती है और उनके जो प्रोसेसेस होते हैं उनमें कुछ समानताएं होती है. दे आर ऑल मेड अप ऑफ वन और मैनी सेल्स. यानी ये जो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए रहते हैं, एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं. दीज बिल्डिंग ब्लॉक्स और सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर यूजुअली वेरी वेरी स्मॉल और माइक्रोस्कोपिक. यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे बने रहते हैं, एक या बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं. जैसे और जो सेल्स होती है उनको क्या बोला जाता है, मूलभूत अंग भी बोला जाता है. किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का, जो वेरी स्मॉल होती है. यानी सेल्स कैसी होती है, बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होती है, जिनको हम डायरेक्ट आइज से नहीं देख सकते, किससे देखना पड़ता है, हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है. Therefore, इसलिए our understanding of the cells require development of various types of instrument, microscope which can magnifying their images and staining techniques. यानी कि इसलिए हमें सेल्स के बारे में अंडरस्टैंड करने के लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, इंस्ट्रूमेंट की, यानी कि माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है. विच कैन मैग्नीफाइंग दियर इमेज, जो क्या करता है, उस इमेज को हमें बड़ा करके दिखाता है, मैग्नीफाई करके दिखाता है. एंड स्टैनिंग टेक्निक्स, और बहुत सारी जो स्टैनिंग टेक्निक्स है, स्टैंस होते हैं, तो जैसे क्रिस्टल वॉयलेट होता है, इओसिन होता है, ये जो हैं वो स्टैन होते हैं. यानी कि एक तरह से कलर होता है जिनसे सेल्स को क्या किया जाता है, स्टैन किया जाता है, उसके बाद उनको माइक्रोस्कोप में देखा जाता है ताकि वो हमें क्लियरली दिख सके. A number of scientists contributed to the development of cytology, और बहुत सारे साइंटिस्ट ने साइटोलॉजी के डेवलपमेंट में अपना योगदान दिया है. साइटोलॉजी क्या होता है, सेल्स का जो स्टडी की जाती है, जिस ब्रांचेस में, बायोलॉजी की जिस ब्रांच में सेल्स के बारे में स्टडी की जाती है उसको साइटोलॉजी बोला जाता है. दे क्रिटिकली एग्जामिन्ड सेल्स from variety of organism and also identified subcellular parts of organelles of the cells using different types of stains. और ये साइंटिस्ट हैं, इन्होंने क्या किया है, जो ऑर्गेनिज्म के विभिन्न प्रकार हैं
उनको आइडेंटिफाई किया यानी उनको पहचाना और उनके जो सेलुलर पार्ट्स हैं यानी कोशिका के जो भाग हैं उनके बारे में क्या बताया हमें और किससे, कौन से टेक्निक से, स्टैन टेक्निक से। यानी पहले जो सेल्स होती है वो बहुत छोटी होती है तो उनको क्या किया जाता है, स्टैन किया जाता है, उसके बाद उनको स्लाइड में रखकर माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया जाता है। इट हैज़ taken over 350 years of accumulated experience of several scientists to give us the present knowledge of cells। और ये इतनी सारी जो नॉलेज हमें सेल्स के बारे में प्रेजेंट टाइम में मिल रही है वो किसकी वजह से, बहुत सारे जो साइंटिस्ट हैं उनकी वजह से। ये इन्होंने 350 ईयर्स में इकट्ठी की है इतनी नॉलेज, बहुत सारे वैज्ञानिकों ने मिलके। दिस नॉलेज लेड द फाउंडेशन ऑफ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी कॉल्ड साइटोलॉजी। और ये जो सारी नॉलेज है ये हम कहाँ पर लेते हैं, जो बायोलॉजी की ब्रांच है साइटोलॉजी उसके अंतर्गत। साइटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सेल। यानी साइटोलॉजी जो ब्रांच है बायोलॉजी की वो किससे रिलेटेड है, स्टडी ऑफ सेल्स। यानी इस ब्रांच में हम सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न मोर अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक्स और लिविंग ऑर्गेनिज्म और सेल। यानी इस चैप्टर के अंदर हम मूलभूत अंग और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके मूलभूत अंग और उनकी कोशिकाओं के बारे में रीड करेंगे। रिमेंबर द सेल्स ऑब्जर्व्ड बाय रॉबर्ट हुक वर सिंपली द सेल walls of dead cork cell enclosing the vacant spaces left by dead cell। यानी कि जो सेल को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वो कौन से साइंटिस्ट ने किया था, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने डेड सेल को खोजा था। कौन सी सेल को खोजा था, डेड सेल यानी मृत कोशिका को इन्होंने डिस्कवर किया था। और ये माइक्रोस्कोप है, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप है जो रॉबर्ट हुक ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था। ठीक है, इस तरह का। तो इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, फोकस स्क्रू है, ऑब्जेक्टिव लेंस लगा हुआ है इसके अंदर, ऑक्यूलर लेंस लगा हुआ है, कंडेंसर है एंड फ्लैम, और ये फ्लैम है यहाँ पर रिजर्वायर है। ठीक है, ये कौन सा माइक्रोस्कोप है, प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप जो रॉबर्ट हुक ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज़ लिया था। नेक्स्ट, एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। Invention of various types of improved microscope and different staining techniques enriched our knowledge of cytology। यानी कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री का जो क्षेत्र है उसमें तरक्की के लिए जो इन्वेंशन है, कौन से, जैसे माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन है और डिफरेंट स्टैनिंग टेक्निक्स जो हैं, स्टैंस टेक्निक्स के बारे में जो इन्वेंशन किए गए हैं। आवर एनरिच्ड आवर नॉलेज ऑफ साइटोलॉजी। तो ये हमारी जो साइटोलॉजी की नॉलेज है उसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कौन से, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो इन्वेंशन किए गए हैं माइक्रोस्कोप और स्टैनिंग टेक्निक्स के। रॉबर्ट हुक पब्लिश्ड हिज रिसर्च रिलेटेड टू दिस डिस्कवरी ऑफ सेल इन बुक एंड टाइटल माइक्रोग्राफिया। रॉबर्ट हुक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था सेल के अंदर तो उसको कौन से बुक में टाइटल किया गया, माइक्रोग्राफिया में। ठीक है, कॉर्क इज अ डेड टिश्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। इट इज़ यूज्ड अ लिड और स्टॉपर ऑफ बॉटल्स। और जो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क काम में लिया था अपने एक्सपेरिमेंट में, तो वो जो कॉर्क होता है वह कहाँ से मिलता है, जो बार्क ऑफ ट्री की जो बार्क यानी छाल होती है उसमें जो टिश्यू होते हैं, डेड टिश्यूज़, उनको क्या बोला जाता है, कॉर्क बोला जाता है। सेल्स एज सीन बाय रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने जो एक्सपेरिमेंट किया था सेल्स पर तो उनको सेल्स कैसी दिखाई दी थी, इस तरह की चैम्बर्स के रूप में। ठीक है, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ। यानी कि लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किस से मिलकर बनते हैं। एज अ ब्रिक फ्रॉम्स द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ वॉल और अ बिल्डिंग।
यानी किसी भी दीवार को बनाने के लिए या किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? ईंटों की। ब्रिक मीन्स ईंटों की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो ईंट है वही उसकी क्या है? बिल्डिंग की या वॉल की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, यानी संरचनात्मक इकाई होती है। उससे ही मिलकर पूरी दीवार बनाई जाती है और ईंटों से मिलकर ही पूरी बिल्डिंग बनती है। द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द टीनियस्ट टू द लार्जेस्ट इज मेड अप ऑफ सेल्स। उसी तरह से जो हमारी बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो किससे मिलकर बनी हुई होती है? सेल्स से मिलकर बनी हुई होती है। इन अदर वर्ड्स द सेल्स इज अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। अगर बोला जाए कि लिविंग बीइंग्स जो होते हैं, सजीव जो होते हैं, उनकी संरचनात्मक इकाई क्या है? सेल है। यू विल गेट मैनी अपॉर्चुनिटीज टू प्रूव दिस फैक्ट विद द हेल्प ऑफ वेरियस इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़। यानी कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जिसके द्वारा हम क्या प्रूव कर सकते हैं, इस फैक्ट को प्रूव कर सकते हैं कि इन योर साइंस लेबोरेटरी, किसमें? अपनी साइंस लेबोरेटरी में वेरियस एक्टिविटीज़ के द्वारा हम इस जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं हमारे पास, उसको हम प्रूव कर सकते हैं। बिफोर दैट, इसके पहले, इट वुड बी इक्वली इंटरेस्टिंग टू हैव अ लुक ऑन द डिस्कवरी ऑफ सेल। इसके पहले हम एक इंटरेस्टिंग जो डिस्कवरी है सेल की, यानी कि किस तरह से डिस्कवर किया गया था सेल को, तो उसके बारे में हम पहले रीड करेंगे। तो देखो, डिस्कवरी ऑफ द सेल। वाइल studying a thin slice of cork under his self-made primitive microscope, रॉबर्ट हुक, यानी कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल के बारे में स्टडी किया था। तो देखो कैसे, एक कॉर्क था, यानी जो पेड़ की जो छाल होती है उसका जो टिश्यू होता है उसको कॉर्क बोला जाता है। तो कॉर्क में इनका जो प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप था, तो कॉर्क जो डेड टिश्यूज़ थे उसमें, उनको इन्होंने किस में देखा? इनके प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। रॉबर्ट हुक, अ ब्रिटिश साइंटिस्ट, ऑब्जर्व्ड स्मॉल कंपार्टमेंट्स लाइक स्ट्रक्चर। और रॉबर्ट हुक जो है वो कहाँ का है? ये ब्रिटिश का रहने वाला है। तो इन्होंने उस स्ट्रक्चर में, कॉर्क की जो स्ट्रक्चर थी उसमें क्या देखा? स्मॉल कंपार्टमेंट्स, यानी स्मॉल चैम्बर्स इन्होंने देखे। इस तरह के स्ट्रक्चर इन्होंने देखी, छोटे छोटे चैम्बर्स बने हुए हैं इसमें। These compartments showed honeycomb like पैटर्न। और ये जो कंपार्टमेंट्स हैं किस तरह के दिखाई दे रहे हैं? जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसमें होते हैं चैम्बर, उस तरह का दिखाई देता है। दिस सिंपल ऑब्जर्वेशन ऑफ रॉबर्ट हुक मेड इन 1665। और ये जो रॉबर्ट हुक का ऑब्जर्वेशन था वो कब हुआ था? 1665 में। बिकम वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ साइटोलॉजी। और यह जीव विज्ञान की नींव के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन ऑफ द हिस्ट्री ऑफ बायोलॉजी, तो यहाँ पर जो की जो हिस्ट्री है, बायोलॉजी की जो हिस्ट्री है, उसमें जो रॉबर्ट हुक का एक्सपेरिमेंट था वो माइलस्टोन मीन्स मील का पत्थर साबित हुआ। वी कैन से दैट रॉबर्ट हुक लेड द फाउंडेशन ऑफ साइटोलॉजी। और हम क्या कह सकते हैं कि रॉबर्ट हुक ने ही जीव विज्ञान की नींव रखी, यानी साइटोलॉजी की नींव रखी। ही यूज द टर्म सेल और दीज कंपार्टमेंट्स, यानी जो सेल्स में कंपार्टमेंट्स दिख रहे थे उनके लिए रॉबर्ट हुक ने कौन से टर्म को यूज किया? सेल, यानी कोशिका। एक्चुअली सेल इज अ लैटिन वर्ड दैट मीन्स लिटिल रूम। वास्तव में जो सेल जो है वो कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा का वर्ड है। और इसका मतलब क्या होता है? लिटिल रूम, यानी छोटा सा रूम। द वर्ड सेल टू describe structural unit of living organism is used till this day in biology। और रॉबर्ट हुक के रिसर्च के बाद जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी सजीवों की जो संरचनात्मक इकाई है, उसके रूप में किसको यूज़ किया जाता है? इस टर्म के रूप में सेल को।
Robert Hooke was the first to prove that living things consist of separate units. रॉबर्ट हुक ही पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सेल्स के बारे में बताया था. न्यूमरस अदर साइंटिस्ट लेटर मेड सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज विच एनरिच्ड साइटोलॉजी. उसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिकों ने सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज की और साइटोलॉजी जो ब्रांच हैं उसको आगे बढ़ाया, उसको समृद्ध किया. डू यू नो? तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको हम रीड करेंगे. इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास लेड द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ माइक्रोस्कोप. यानी कि मैग्नीफाइंग ग्लास का जो इन्वेंशन हुआ उससे जो फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑफ माइक्रोस्कोप, यानी माइक्रोस्कोप का जो वर्ल्ड है उसमें मैग्नीफाइंग ग्लास का जब इन्वेंशन हुआ तो उसमें जिससे मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है, यानी किसी भी चीज़ को हम उसमें क्या कर सकते हैं, मैग्नीफाई करके देख सकते हैं. इन 1609 गैलीलियो परफेक्टेड द फर्स्ट डिवाइस नॉन एज माइक्रोस्कोप. यानी गैलीलियो ने माइक्रोस्कोप के बारे में बताया. कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप वॉज डेवलप्ड बाय जेड जॉनसन एंड एच लिपर्से. यानी जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसकी कॉन्सेप्ट को किसने डेवलप किया? जॉनसन एंड लिप्रेसे ने. डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल, यानी सेल से रिलेटेड डिस्कवरीज कौन कौन सी है उनको हम रीड करेंगे. फर्स्ट डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व्ड सेल इन अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क आल्सो कॉइन्ड द टर्म सेल. यानी सबसे फर्स्ट में किसने बताया था सेल्स के बारे में? रॉबर्ट हुक ने बताया था. और उसे जो स्मॉल चैम्बर्स दिखाई दिए थे स्ट्रक्चर के अंदर, तो उन्होंने उसको क्या नेम दिया था? सेल. क्या नेम दिया? नेक्स्ट साइंटिस्ट है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक. एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इनकी डिस्कवरीज इन्होंने की थी 1674 में. ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल्स इन अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड वाटर विद द हेल्प ऑफ एन इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप. इन्होंने माइक्रोस्कोप में जो पॉन्ड वाटर यानी तालाब का जो पानी था उसकी 1 ड्रॉप लेके उसमें रिसर्च किया था. ही वॉज द फर्स्ट टू स्टडी बैक्टीरिया, स्पर्म्स, egg cell, euglena and red blood cells of some animals under his microscope. और इन्होंने फर्स्ट सबसे पहले बैक्टीरिया के बारे में, स्पर्म यानी शुक्राणु के बारे में, और एग सेल, यूग्लिना और आरबीसीज के बारे में रिसर्च किया था, बताया था. सम एनिमल्स अंडर हिज माइक्रोस्कोप, यानी कि कुछ एनिमल्स की जो स्पर्म, एग सेल और रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं उनके बारे में किसने बताया था? सबसे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक में. कौन से सन में? 1674 में. नेक्स्ट साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन. रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन अ सेल. यानी सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसको किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में. ही फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व न्यूक्लियस इन द सेल्स और ऑफ ऑर्किड रूट. इन्होंने सबसे पहले सेल्स में न्यूक्लियस को देखा था. किसमें? ऑर्किड रूट में, ऑर्किड की रूट में. नेक्स्ट साइंटिस्ट है J.E. परकिंजे. परकिंजे gave the name protoplasm to the jelly-like fluid of the cell. यानी सेल के अंदर एक जेली की तरह का एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको परकिंजे ने क्या नेम दिया? प्रोटोप्लाज्म. कौन से सन में? 1839 में. 1839 में. नेक्स्ट है T. हक्सले. ही डेस्क्राइब्ड प्रोटोप्लाज्म एज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ. हक्सले ने क्या किया? प्रोटोप्लाज्म जो परकिंजे ने बताया था उसको डेस्क्राइब किया. किसने? हक्सले ने. किसके रूप में? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ,
यानी जीवन का भौतिक आधार बताया प्रोटोप्लाज्म को। हक्सले ने कौन से ईयर में? 1868 में। नेक्स्ट है J.M. स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान। तो स्लाइडेन ने तो 1938 में की अपनी डिस्कवरी और स्वान ने 1939 में की। स्टडीड सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ सेवरल प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड प्रपोज्ड सेल थ्योरी। इन्होंने सेल्स और टिश्यू के बारे में स्टडी की और क्या बताया? कौन सी थ्योरी बताई हमें? सेल थ्योरी, यानी कोशिका सिद्धांत बताया। किसने बताया कोशिका सिद्धांत? स्लाइडेन और स्वान ने। ओके, अकॉर्डिंग टू द सेल थ्योरी, यानी सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग, कोशिका सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या बताया इन्होंने? ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड दियर प्रोडक्ट्स, यानी जो सभी सजीव होते हैं वो किससे मिलकर बने हुए होते हैं? कोशिका से, और कोशिका से बने उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कोशिका जो है वो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ऑल सेल्स आर बेसिकली सिमिलर इन दियर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और जो सभी सेल्स होती है वो संरचनात्मक रूप से कैसी होती है? सिमिलर होती है, यानी समान होती है। तो ये 3 पॉइंट्स किस में बताए गए? सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो सेल थ्योरी में क्या क्या बताया गया कि जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कोशिका या फिर कोशिका से बने उत्पादों से मिलकर बने होते हैं, या फिर जो सेल होती है वो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, और सभी सेल्स की जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो सेम होता है। ओके, सेल थ्योरी के बारे में किसने बताया? स्लाइडेन और स्वान ने। नेक्स्ट साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो, इन्होंने क्या बताया? ही कॉन्ट्रीब्यूटेड टू सेल थ्योरी बाय सेइंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एक्साइटिंग सेल्स। इन्होंने बताया सेल थ्योरी में कंट्रीब्यूट किया इन्होंने, जो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और स्वान ने बताया था उसमें ही इन्होंने योगदान दिया, और उसमें बताया कि सेल्स जो पहले से मौजूद कोशिकाएं होती है, यानी प्री एक्साइटिंग सेल्स, पहले से मौजूद जो कोशिकाएं होती है उन्हीं से वापस से बनती है नई कोशिका। दिस स्टेटमेंट इज नाउ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सेल थ्योरी, और जो ये स्टेटमेंट दिया रुडोल्फ विर्चो ने वो एक यानी कोशिका सिद्धांत का एक अभिन्न अंग बना। ही पॉपुलराइज्ड द कॉन्सेप्ट ऑमनिस सेलुला ई सेलुला, ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स, और इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया रुडोल्फ विर्चो ने, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मीन क्या होता है कि ऑल सेल्स कम फ्रॉम सेल्स, यानी सभी जो कोशिकाएं हैं वो कोशिका से ही से बनती है, यानी पहले से मौजूद कोशिका से नई कोशिका बनती है। तो इन्होंने ये जो कॉन्सेप्ट दिया वो बहुत पॉपुलराइज्ड हुआ। किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्स नॉल एंड ई रस्क इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किसने किया? मैक्स नॉल और ई रस्क ने 1931 में। इम्प्रूव्ड वर्जन वॉज इन्वेंटेड इन द ईयर 1940 एंड 41, और इसका इम्प्रूव्ड वर्जन यानी फिर से इसको इम्प्रूव करके कौन से सन में इसको वापस से इन्वेंट किया गया? 1940 एंड 41 में। किसने किया? मैक्स नॉल एंड ई रस्क ने। तो डिस्कवरीज हमने पढ़ी यहाँ पर सेल की। तो फर्स्टली सबसे पहले सेल्स के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था, और सेल नेम भी किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक आए, उन्होंने बैक्टीरिया, स्पर्म, एग सेल, यूग्लिना और आरबीसीज के बारे में बताया। फिर रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। और उसके बाद परकिंजे आए। परकिंजे ने क्या किया? प्रोटोप्लाज्म, जो सेल के अंदर फ्लूइड लाइक जेली लाइक फ्लूइड होता है उसको प्रोटोप्लाज्म नेम दिया। फिर आए हक्सले। हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को डिस्क्राइब किया और उसको क्या बताया? फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ के बारे में, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ बताया। फिर आए स्लाइडेन और स्वान, तो इन्होंने सेल थ्योरी
प्रपोज की, यानी कि कोशिका सिद्धांत के बारे में बताया। और इसके अकॉर्डिंग जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। और जो सेल होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। और जो सभी सेल्स है उनकी स्ट्रक्चरल यूनिट जो होती है वो क्या होती है, सेम होती है। उसके बाद आए रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया, ऑमनिस सेलुला ई सेलुला कॉन्सेप्ट बताया। इसके अकॉर्डिंग जो सभी सेल्स होती है वो पहले से मौजूद सेल से ही बनती है। फिर आए मैक्स नॉल एंड ई रस्क, इन्होंने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। ठीक है, नेक्स्ट है बेसिक टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइटोलॉजी, यानी जो बेसिक टूल और टेक्निक है साइटोलॉजी की वो कौन कौन सी है। यू नो दैट द सेल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड देयरफॉर कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज। आप जानते हैं कि जो सेल्स होती है वो बहुत ही स्मॉल होती है साइज में, इसलिए हम उनको डायरेक्ट आइज से नहीं देख सकते हैं। हैंस इसलिए माइक्रोस्कोप आर एसेंशियल फॉर ऑल साइटोलॉजिकल स्टडीज़। इसलिए साइटोलॉजिकल स्टडीज़ यानी सेल के स्टडी के लिए किसकी आवश्यकता होती है, माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेन्स आर ऑल्सो यूज टू ऑब्जर्व डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल। और सेल्स के डिफरेंट पार्ट्स को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारे प्रकार के स्टेन्स को भी यूज़ किया जाता है, जैसे क्रिस्टल वॉयलेट होता है, इयोसिन होता है, तो इनका यूज़ सेल को देखने के लिए किया जाता है। स्टैनिंग, माउंटिंग, स्लाइड प्रिपरेशन, फ्रैक्शनेशन एट्सेट्रा आर सम टेक्निक यूज टू स्टडी सेल, यानी स्टैंड करके, माउल्ट करके, स्लाइड बना के या फिर उनका विभाजन करके कोशिकाओं का, तो इन सब टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है सेल की स्टडी करने के लिए। Here we will discuss the most important instrument of cytology। हम यहाँ पर जो बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण है साइटोलॉजी के अंदर, कौन सा, माइक्रोस्कोप के बारे में रीड करेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप आर यूज टू ऑब्जर्व सेल्स, यानी सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए बहुत सारे प्रकार के माइक्रोस्कोप को यूज़ किया जाता है। दीज माइक्रोस्कोप्स प्रोवाइड बोथ मैग्निफिकेशन एज वेल एज रिजोल्यूशन, यानी ये जो माइक्रोस्कोप होते हैं वो किसी भी सेल को मैग्नीफाई करके हमें बताते हैं, क्योंकि सेल की साइज़ बहुत छोटी होती है तो ये हमें माइक्रोस्कोप उसको बड़ा करके दिखाते हैं। अ सिंपल ऑप्टिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ commonly used in all school laboratories, it is being described here। यहाँ यानी कि जो एक सिंपल ऑप्टिकल कंपाउंड माइक्रोस्कोप होता है उसको स्कूल की लेबोरेटरीज़ में, कॉलेज की लेबोरेटरीज़ में यूज़ किया जाता है, और इसके बारे में हम अगले पार्ट में रीड करेंगे। ओके, गुड बाय, टेक केयर।